आज हम लोग पढ़ेंगे अपसामान्य अनुसंख्य गुणधर्म। इंग्लिश में इसी को हम लोग एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने नाम के अनुसार कहीं से भी नॉर्मल नहीं है। यह एक बेहद इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल टर्म है और थोड़ा एबनॉर्मल तो है ही। यदि आप पीछे का, ये इसलिए एबनॉर्मल है, मैं क्यों बोला ये बात आप इसको समझिए। यदि आप पीछे का वीडियो लेक्चर बढ़िया से नहीं समझे हैं या फिर नहीं पढ़े हैं तो आप यकीन मानिए आपको रत्ती भर भी बात इसमें समझ में आने वाला नहीं है। इसीलिए जो लोग नहीं समझे हैं, नहीं पढ़े हैं, वो पहले पीछे का जो वीडियो लेक्चर सॉल्यूशन चैप्टर का है उसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिए और उसके बाद आप इसको चेक कीजिए तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि शुरू में जो अनुसंख्य गुणधर्म एक टॉपिक हम पढ़े थे वो क्या है, उसको एक बार रिवाइज कर दें। आप याद कीजिए, अनुसंख्य गुणधर्म तनु विलयन का वह गुण है जो सिर्फ और सिर्फ विलय के कणों की कुल संख्या पर निर्भर करता है, विलय के कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। यानी विलय के कण उदासीन हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, उसका इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, उसका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या है, इन सभी बातों से कोई लेना देना नहीं होता है अनुसंख्य गुणधर्म को। अनुसंख्य गुणधर्म का सिर्फ और सिर्फ लेना देना यदि है तो वह सिर्फ और सिर्फ विलय के कणों की संख्या से उसका लेना देना है। विलय के कणों की संख्या यदि बढ़ती है तो अनुसंख्य गुणधर्म बढ़ता है, और यदि विलय के कणों की संख्या घटती है तो अनुसंख्य गुणधर्म घटता है। क्योंकि आप शुरू में पढ़े थे कि अनुसंख्य गुणधर्म विलय के कणों की संख्या का सीधा समानुपाती होता है। और अनुसंख्य गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं: वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और परासरण दाब। एक एक करके सारा टॉपिक आपको समझा दिया गया है। उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ कुछ खामियां रह गई हैं, उसी को दूर करने के लिए हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं। अब आप कहेंगे कि सर खामियां कैसे रह गई? एक्चुअल में वो कमी के साथ आपको पढ़ाना ही था। पहले आप उसको समझते तभी आप इस बात को समझ सकते हैं। इसीलिए पहले थोड़ी सी गलत चीजों को आप पढ़ें, अब हम उस सब को एक एक करके सही करेंगे। और अभी हम आपको यकीन दिला देंगे कि आप पीछे का जो टॉपिक पढ़े वो सही में कहीं कहीं थ्योरी गलत है, कुछ जगह सही भी है। तो कहाँ गलत है, कहाँ सही है, इन सभी बातों का चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब सामान्य अनुसंख्य गुणधर्म। आप हेडिंग डाल दीजिए और हेडिंग के बाद हम लोग काम करेंगे। देखो, अब लिखना बिल्कुल भी मत, एक एक बात पहले समझिए, क्योंकि अब जो भी बात बोल रहे हैं वह बेहद इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल है। देखिएगा ध्यान से इन बातों को। देखिए, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ना हम लोग थ्योरेटिकल कम समझेंगे और प्रैक्टिकल ज्यादा समझेंगे, इमेजिनेशन करके ज्यादा समझेंगे, कल्पना करके ज्यादा समझेंगे। तो आप कोशिश कीजिए, जो मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं आप उस चीज को सोचिए। देखिए, हम 2 बर्तन लेते हैं। इस दोनों बर्तन में हम लोग 1 kg वाटर लेते हैं। तो यहां भी 1 kg वाटर है और यहां भी 1 kg वाटर है। तो 1 kg वाटर है तो 1 kg सॉल्वेंट हुआ, इसी को हम सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। अब क्या कीजिए, आप दोनों में ना दोनों का सॉल्यूशन बनाइए। आप इसमें क्या करो, आप 1 मोल यूरिया डाल दो और इसमें क्या करो, आप 1 मोल सोडियम क्लोराइड, जिसको आप NaCl कहते हैं, ये डाल दो। अच्छा, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ना जी NH2CO NH2, ये होता है। ये यूरिया का फॉर्मूला है। फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है ताकि आपको आगे का चीज समझ में आए। तो यहां पर 2 सॉल्यूशन है। यहां विलय का भार 1 kg, यहां भी विलय का भार 1 kg, यहां विलय का मोल 1, यहां भी विलय का मोल 1। तो जरा बताइए आप कि क्या दोनों जगह हम मोललता नहीं ज्ञात कर सकते हैं? तो मोललता ज्ञात कर सकते हैं।
ये 1/1 होगा, यहां भी 1 और यहां भी 1/1 होगा, यहां भी 1। कैसे हुआ वो तो समझ में आ गया होगा। विलय का मोल 1, विलय का भार 1 kg, तो 1/1। वही बात वहां भी है। तो ऐसा करने पर हम एक सिस्टम तैयार किए। अब इस सिस्टम के अंतर्गत कुछ विशेष बात को हम लोग करेंगे जिसको आपको समझना है। आप अनुसंख्य गुणधर्म में आप एक पढ़े थे ना टर्म, क्वथनांक उन्नयन, जिसको हम लोग डेल्टा टीबी कहते हैं। हम किसी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आपको समझाते हैं कि इसमें कमी क्या है, गलतियां क्या है और ये कौन सा टॉपिक है, कैसे ये एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इस बात को समझने के लिए आप बताइए कि डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है। ये होता है ना केबी गुना एम। तो डेल्टा टीबी बराबर तो यहां भी केबी गुना एम होगा। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। तो दोनों जगह सेम बात होगा। हम यहां पर क्या कर रहे हैं ना, दो सॉल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं। तो डेल्टा टीबी बराबर केबी गुना एम, यहां भी डेल्टा टीबी बराबर केबी गुना एम, यहां भी। अच्छा, डेल्टा टीबी बराबर होता क्या, इसका डिटेल फॉर्मूला पर यदि हम जाएं तो ये क्या होता है बताइए। ये होता है टीबी माइनस टी नॉट बी और ये बराबर होता है के बी गुना एम। तो यहां भी तो वही बात लिखेंगे ना, टी बी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू के बी गुना एम। अच्छा, ये जो काम हम कर रहे हैं ये किसके मुताबिक कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रॉल्स। ऐसा तो रॉल्स ने ही नहीं बताया था, रॉल्स का नियम ही ना ये है। अब देखो आप, अब थोड़ा गौर से यहां पर देखिएगा। हम डेल्टा टीबी का मान, थोड़ा ध्यान से सुनना जो बात अब बोल रहे हैं, हम डेल्टा टीबी का मान दो तरह से निकाल सकते हैं। पहला तरीका, दूसरा तरीका। हम डेल्टा टीबी का मान कितने तरीके से निकाल सकते हैं, दो तरह से। पहला थ्योरेटिकल या फिर कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू का मतलब यहां पर डेल्टा टीबी का मान हम लोग कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू रॉल्स। रॉल्स ने जो नियम बताया इस तरीका से, जो यहां पर फॉर्मूला लिखा हुआ। और दूसरा है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब आप कहेंगे कि सर आप ये कैसे दो तरह से निकाल सकते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं। थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड वैल्यू कैसे निकलेगा ये बताते हैं। पानी के लिए केबी का मान आप जानते हैं ना कि 0.52 होता है, पहले आपको बता चुके हैं, रटने के लिए भी बोले। तो पानी के लिए केबी का मान 0.52 रखिए, एम का मान यहां से 1 है, तो क्या डेल्टा टीबी का मान डायरेक्ट नहीं निकल जाएगा, केबी गुना एम। केबी 0.52 रख दीजिए, एम 1 है, तो डेल्टा टीबी आराम से निकल जाएगा। अब एक्सपेरिमेंटल, और ऐसा ही काम यहां भी होगा। अब एक्सपेरिमेंटल कैसे निकलेगा, एक्सपेरिमेंटल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सो देखो। एक्सपेरिमेंटल निकालने के लिए लैब में आप जाइए और क्या कीजिए, 1 kg वाटर लीजिए, 1 kg वाटर को गर्म कीजिए, बॉयल होगा, जितना डिग्री सी पर बॉयल होगा उस टेम्परेचर को थर्मामीटर से में चेक कर लीजिए, उसी को हम लोग डेल्टा टीबी कहेंगे। तो ये तुमको ना 100 डिग्री सी आएगा, चूंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी होता है। अब क्या करो, उसमें तुम 1 मोल यूरिया डाल दो। 1 मोल यूरिया डालने के बाद वो सॉल्यूशन होगा, फिर से उसको बॉयल कर दो, और बॉयल करने के बाद जब उसको दोबारा गर्म करोगे तो लैब में तुमको जो प्रैक्टिकल वैल्यू मिलेगा वो हमको मिला हुआ है। हम आपको बताते हैं ये वैल्यू आपको आएगा 100.52 डिग्री सी, आपको ये वैल्यू आएगा। आप ये सेटअप तैयार करके देखिए, एकदम एग्जैक्ट यही आपको आएगा। तो हम लोग जानते हैं ना कि डेल्टा टीबी बराबर होता है टीबी माइनस टी नॉट बी। तो लैब में हम टीबी का मान निकाल चुके हैं 100.52 माइनस टी नॉट बी का मान 100, यहां से निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.52। तो डेल्टा टीबी का मान, ये जो वैल्यू निकला ये निकला एक्सपेरिमेंट से, और यहां पर केबी का मान हम जानते हैं 0.52 होता है, और एम का मान 1, इसको गुना कर दें इस इक्वेशन पर तो भी डेल्टा टीबी का मान निकल गया। तो डेल्टा टीबी का मान कितने तरीके से निकल सकता है, दो तरीके से, एक एक्सपेरिमेंटल और दूसरा थ्योरेटिकल। तो हम अब क्या करने वाले हैं, दोनों काम करने वाले हैं।
हम वैल्यू पर एक्सपेरिमेंटल भी काम करेंगे और थियोरिटिकल भी काम करेंगे। तो देखो अब आप गौर से देखिए। तो यहां से डेल्टा टीबी बराबर केवी का मान तुम जानते हो ना 0.52 होता है और मोलालिटी कितना है 1। तो यहां से डेल्टा टीबी बराबर कितना आ गया 0.52। और ये कैसे आया बाय कैलकुलेशन। तो ये हुआ इसको हम लोग कहेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डेल्टा टीबी। और इसी का आप एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालोगे तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको सेम आएगा 0.52। अभी हम आपको बताए थे कैसे कैसे आया है। तो डेल्टा टीबी का मान आप दो तरह से निकाल सकते हैं। डेल्टा टीबी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान दो तरह से निकला, एक कैलकुलेटेड और दूसरा एक्सपेरिमेंटल। एग्जैक्ट यही काम तुम यहां भी करो। यहां डेल्टा टीबी निकालो तो कैलकुलेशन से, तो यहां से तुमको डेल्टा टीबी बराबर क्या आएगा जरा देखो तो गौर से। डेल्टा टीबी केवी यहां भी पानी है विलायक, तो यहां भी 0.52 गुना मोलारिटी यहां भी 1 है, तो यहां पर तुमको कैलकुलेटेड वैल्यू आया 0.52 ये। और जब आप इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, तो एक्सपेरिमेंट में क्या क्या होगा इसको थोड़ा गौर से देखिए। हम किए हुए हैं, आपको हम बता रहे हैं, आप इसको खुद से करके चेक कर लीजिएगा, आपको सेम एग्जैक्ट वही आएगा जो अभी हम आपको बता रहे हैं। तो चेक कैसे करना है एक्सपेरिमेंट में, 1 kg वाटर का बॉइलिंग पॉइंट निकाल लो, उसको हम लोग T0 भी कहेंगे और ये वैल्यू आपको आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करो तुम 1 मोल NaCl डाल दो। 1 मोल NaCl डालने के बाद जब तुम दोबारा बॉइलिंग पॉइंट निकालोगे ना, तो ये बॉइलिंग पॉइंट तुमको आएगा 101.04 डिग्री से, ये वैल्यू आएगा। ये हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिख रहे हैं, हम लैब में निकाले हुए हैं इसलिए हम ये लिख रहे हैं। आप भी अपना चेक करके निकालिए, आपको सेम आएगा यदि आप ये सेटअप तैयार कीजिएगा तो टीबी माइनस T0B क्या होता है, इसी को हम लोग डेल्टा टीबी कहते हैं। और डेल्टा टीबी जब आप यहां निकालोगे तो टीबी 101.04 माइनस 100, तो ये आ जाएगा 1.04। तो यहां से जब डेल्टा टीबी निकालोगे तो ये आ जाएगा 1.04 और ये सही में इतना आएगा, आप चेक कर लीजिएगा लैब में जाकर। तो ऐसी स्थिति में इसका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये आ गया कितना 1.04। देखिए हो गया तमाशा। क्या तमाशा हुआ, और थोड़ा इसको आप समझिए। यहां पर कैलकुलेटेड वैल्यू यानी रॉल्ट्स के अनुसार निकाला गया वैल्यू और एक्सपेरिमेंट के अनुसार निकाला गया वैल्यू, दोनों का दोनों बराबर आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि रॉल्ट ने जो बात कही वो एक्सपेरिमेंटल सेटिस्फाइड हो जाता है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा वो संतुष्ट हुआ, इसलिए क्योंकि दोनों का मान बराबर आ गया। लेकिन वही काम जब हम इस सॉल्यूशन के लिए करते हैं तो रॉल्ट के द्वारा जो वैल्यू आता है उससे अलग वैल्यू आ जाता है एक्सपेरिमेंटल। इसका मतलब है कि रॉल्ट के अनुसार जो आया वो अलग आया और एक्सपेरिमेंट से जो आया वो अलग आया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम सही किसको माने, रॉल्ट को या एक्सपेरिमेंट को। थोड़ा आप ही बताइए कि जो काम आप खुद से किए वो आपको इतना आया और किसी कैलकुलेशन के आधार पर कोई और किया, वो वैल्यू आपको ये आया, तो आप किसको सही मानेंगे? आप तो अपना एक्सपेरिमेंट सही मानिएगा ना। कोई कह देगा कि फलाना आदमी को 115 डिग्री सी बुखार है, 115 डिग्री बुखार है, तो क्या कीजिएगा, उसका बात मान लीजिएगा कि हाँ ठीक है 115 डिग्री होगा। आप जाके थर्मामीटर लगाइए, थर्मामीटर पर चेक कीजिए, देखिए कि कितना आया, तो आप इसको ना सही मानिएगा। तो जो आप एक्सपेरिमेंट किए वो सही है, यानी ये वैल्यू सही है और ये वैल्यू गलत है। तो वैल्यू में जैसे ही कंट्राडिक्शन हुआ, मतलब रॉल्ट के अनुसार दिया गया लॉ वहां पर गलत साबित हो जाता है और ये बात नॉर्मल नहीं रही, यह बात एबनॉर्मल हो गया। अब इस एबनॉर्मल बात को समझना है कि आखिर ऐसा मिस्टेक हुआ क्यों, आखिर ये गलती कहां से हो गई, आखिर कौन सा ऐसा बात है जिस बात को रॉल्ट ने नहीं बताया और हमको परेशानी हो गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी बात को समझेंगे। अब इस बात को समझें कैसे,
तो इसको समझने के लिए ना आपको इसके फिर बेसिक बात पर जाना पड़ेगा। चलिए आइए समझते हैं इसको। देखिए, सबसे पहला काम तो आपको यह करना है कि अभी जो बोर्ड पर लिखा हुआ है ना, जो भी बातें अभी लिखी हुई बिल्कुल जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख लीजिए, क्योंकि जो हम बात समझाएंगे वो समझाने के बाद वो उतारना नहीं है, वो सिर्फ समझना है। एक बार समझाएंगे आपको दिमाग में अट जाएगा, हम दोबारा समझाएंगे भी नहीं। तो सबसे पहला काम आपका यह है कि आप इसको बढ़िया से रट लीजिए। रट नहीं लीजिए, पहले आप लिख लीजिए। चलिए, आप यहां तक लिख लिए होंगे। तो लिखने के बाद अब हम आपको ये बात मिटा देते हैं, ये चीज, और इसको मिटाने के बाद इस पर हम लोग काम करेंगे। या छोड़ो, मिटाएंगे नहीं, थोड़ा जगह देख लें कि जगह मिल जाएगा तो नीचे समझा देंगे। नीचे बहुत जगह है तो हम आपको नीचे समझा देते हैं। देखिए, ऐसा है कि यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ये होता है। इसको भी लिखना नहीं, ये सब चीज अब लिखना मत, जो लिखा लिया बात खत्म है। और यहां पर सॉल्यूट है NaCl, ये है, ये यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और ये सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और आप याद कीजिए, डेल्टा टीवी क्वथनांक उन्नयन को कहते हैं, और क्वथनांक उन्नयन एक अनुसंख्य गुणधर्म है। यदि यह अनुसंख्य गुणधर्म है तो यह विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। तुम क्या करो, अब तुम 1 मोल यूरिया न पानी में डाले हो, तो तुम 1 मोल यूरिया जब पानी में डाले होगे तो पानी में डालने के बाद यूरिया ज्यों का त्यों रह जाता है। लेकिन NaCl जब पानी में जाता है ना, तो पानी में ये आयोनाइज हो जाता है Na+ में और Cl- में। अब आप बताइए कि जब आप इसको हाथ में रखे हुए हैं तो वह NaCl संख्या में एक अणु कहलाएगा, यानी विलय का केवल एक पार्टिकल माना जाएगा, पूरा का पूरा ये NaCl कहलाएगा, ये कहलाएगा। लेकिन जब आप इसी को पानी में डाल देते हैं, पानी में डालने के बाद ये Na+ और Cl- में टूटा, तो एक कण ये माना गया, दूसरा कण ये माना गया। यानी जब तक आपके हाथ में है तब तक ये एक संख्या है, लेकिन जैसे ये पानी में गया ये संख्या 2 हो गई और कणों की संख्या 2 गुना हो गई। जबकि यूरिया के साथ ऐसा बात नहीं है। NH2CONH2 यूरिया है, और इसको जब आप पानी में डालते हैं तो पानी में डालने के बाद इसका आयोनाइजेशन नहीं होता, ये कंप्लीटली कोवैलेंट कंपाउंड है। हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू घुल जरूर जाता है ये, लेकिन टूटता नहीं है। यानी ये NH2CONH2 के फॉर्म में ही रह जाता है। यानी ये आपके हाथ में भी एक है और अंदर जाने के बाद भी एक ही होगा। यानी विलयन के बाहर की संख्या और विलयन के अंदर की संख्या यूरिया में बराबर होता है, क्योंकि ये पानी में टूटता नहीं है। जबकि NaCl के केस में विलयन के बाहर की संख्या और विलयन के अंदर की संख्या में 2 गुना का अंतर होता है। यहां यदि 2 है तो अंदर में 4 होगा, यहां यदि 10 है तो अंदर में 20 कण होगा। तो ऐसी स्थिति में यहां पर विलय के कण की संख्या बदल जाती है पानी में जाने के बाद। तो एक्चुअल में हुआ क्या होगा इसको आप समझिए कि कैसे ये वैल्यू एरर आया। पहले ही आपको बताया गया था कि अनुसंख्य गुणधर्म विलय के कणों की संख्या का सीधा समानुपाती होता है। राल्ट ने गलती क्या किया कि उन्होंने ये सोचा कि हम 1 मोल NaCl डाले हैं, तो 1 मोल डाले हैं तो तराजू पर तौल के उन्होंने डाला होगा कि चलो भाई इतना ग्राम है, 1 मोल अपना ये हुआ, तो 1 मोल डाला। 1 मोल में पार्टिकल कितना होता है? 1 मोल में पार्टिकल होता है 6.022 या 23 भी लोग लिखते हैं यहां पर, 23 × 10⁻23। तो हाथ में ये इतना, यदि 1 मोल NaCl डाला गया होगा तो इतना अणु NaCl का होगा विलयन के बाहर। लेकिन जैसे ही विलयन के अंदर गया तो ये संख्या 2 गुना हो गई होगी, और वो अब NaCl नहीं रहा होगा, Na+ में बदल गया होगा, Cl- में बदल गया होगा। अब चाहे वो आयन बन गया या कुछ हो, लेकिन विलय के कण की संख्या तो 2 गुना से बढ़ गई। जबकि यहां पर ऐसा बात नहीं हुआ, यहां पर 6.023 × 10⁻20 था, और विलयन में जाने के बाद भी इतना ही है। इसका यह मतलब हुआ कि विलयन के बाहर ये 1 मोल संख्या में है, जबकि विलयन के अंदर जाने के बाद इसके मोल की संख्या 2 हो गई है। तो हमको यहां पर 1 नहीं बल्कि यहां पर क्या करना चाहिए था, 2, ये होता 2, और यदि यहां पर हम 2 लिखते ना तो ये आ जाता हमको 1.04।
और आप देखिए तब ये वैल्यू मैच कर जाता है। लेकिन रॉल्ट ने ऐसा किया नहीं, इसीलिए यहां पर रॉल्ट का नियम गलत साबित हो गया। तो ऐसी स्थिति में हमको एक कंक्लूजन मिला यहां से कि कुछ विलियन रॉल्ट के नियम का पालन करेगा और कुछ विलियन रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। अब कौन विलियन रॉल्ट के नियम का पालन करेगा और कौन विलियन रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, अब इसको समझिए। देखो, जैसे जो बात लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, देख लो बढ़िया से। NH2CONH2 यूरिया का फॉर्मूला है ये। C6H12O6 ग्लूकोज है। C12H22O11 शुगर है ये। C6H6 बेंजीन है। इन सभी चीजों को जब आप पानी में डालते हैं ना, तो पानी में डालने के बाद ये आयन में टूटता नहीं है, ये कोवैलेंट कंपाउंड है, ये टूटता नहीं है। जितनी संख्या डालोगे उतनी संख्या ही रहेगी। यानी 1 मोल डालोगे तो उसकी संख्या 6.023 × 10⁻23 होगी। 10 मोल डालोगे तो 10 से गुना कर देंगे वोगार्ड नंबर में। ये सब बात तो आप 11th में मोल कंसेप्ट में पढ़े ही होंगे। लेकिन जब तुम इस टाइप का कंपाउंड लेते हो NaCl, जो पानी में जाके टूट जाता है, Na+Cl- NaOH ये टूट जाता है Na+OH-, HCl ये टूट जाता है H+ और Cl-, तो वो सभी चीज रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, जिसकी संख्या विलियन के बाहर कुछ और विलियन के अंदर कुछ और हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में रॉल्ट के नियम का पालन नहीं होगा। मतलब रॉल्ट का नियम रॉल्ट के नियम का पालन वहां पर होगा जहां पर विलय के कणों की संख्या में अंदर और बाहर, विलियन के अंदर और बाहर किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन रॉल्ट का नियम का पालन वहां नहीं होगा जहां पर विलय के कण की संख्या विलियन के अंदर और विलियन के बाहर अलग अलग हो जाती है। तो ऐसे केस में अब आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि रॉल्ट के नियम का पालन क्यों नहीं हुआ और कब कब नहीं हुआ। अब हम आपको ना एक तरफ से सारा बात लिखा देते हैं। क्या लिखा देते हैं? ये लिखा देते हैं आपको कि कब रॉल्ट के नियम का पालन होगा और कब रॉल्ट के नियम का पालन नहीं होगा। इसको हम लिख लेंगे। अभी तक तो सिर्फ समझे हैं, तो आप इसको एक एक करके लिखना शुरू कीजिए। आप इसको हेडिंग में लिखिए। रॉल्ट्स लॉ इज नॉट फॉलो in the following cases। इसका यह मतलब हुआ कि रॉल्ट के नियम का पालन निम्नलिखित केस में नहीं होता है। अब निम्नलिखित केस में यह सबसे पहला केस कौन सा है, इसको हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। तो जो सबसे पहला केस है वह है, उसको आप एक एक करके लिखना। केस 1, जब विलय के कण विलियन में विघटित हो जाए। अब विघटित हो जाए का क्या मतलब है, आप एक एग्जांपल से समझिए। जैसे पानी में तुम PCl5 को डालोगे ना, तो ये पानी में टूट जाता है PCl3 + Cl2 में। अब आप चेक कीजिए कि आप डाले एक PCl5, एक अणु PCl5 का, और पानी में जाने के बाद वो PCl5 है ही नहीं, वो कन्वर्ट कर चुका है PCl3 में और Cl2 में। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को इस बात से थोड़ी मतलब है कि PCl5 है, PCl3 है या Cl2 है, उसको तो संख्या से मतलब है। यहां पर वो देखेगा कि एक संख्या है और टूटने के बाद वो 2 संख्या में बदल गया है, तो निश्चित है कि हम काम करेंगे 1 मोल पर, वहां रियल में काम होना चाहिए था 2 मोल पर। तो बताइए क्या कि इस स्थिति में कभी भी रॉल्ट के नियम का पालन हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस स्थिति में हम लोग रॉल्ट के नियम का पालन यदि करेंगे तो गलत हो जाएगा,
तो फिलहाल अभी हम आपको सिर्फ ये समझा रहे हैं कि कब कब रॉल्ट के नियम का पालन नहीं होता है। तो ये इसका पहला केस था, चेक कर लीजिए आप। फिर हम लोग इसका पढ़ेंगे दूसरा केस। अब इसका दूसरा केस है केस 2। जब विलय वैद्युत अपघट्य हो। अब एक नया टर्म आ गया वैद्युत अपघट्य, तो आप इसको लिख लीजिए कि वैद्युत अपघट्य क्या होता है। हालांकि ये सब 11th में डिटेल में बताया जाता है, लेकिन आप लोग तो बार बार पढ़ने के ना शौकीन हैं। वैद्युत अपघट्य, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए, वह हर रासायनिक पदार्थ वैद्युत अपघट्य कहलाता है जो जलीय विलयन में धनायन और ऋणायन में टूट जाता है। तो सबसे पहले आप इसको डिफाइन कर लीजिए। वह रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में धनायन तथा ऋणायन में टूट जाता है, उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। अब तो इसका एग्जाम्पल तो समझना पड़ेगा। तो इसका एग्जाम्पल है, हम एक एक करके लिखाते हैं। एसिड, जिसको आप अम्ल कहते हैं, जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, H2CO3 हो गया, H3PO4 हो गया, ये सब। तो ये सब टूटता कैसे है ये भी आपको जानना चाहिए। एसिड, अम्ल इसको बोलते हैं हिंदी में। तो HCl कैसे टूटता है बाबू? ये टूटता है H+ और Cl- में। अब देखो, हम संख्या में डालेंगे 1, हो जाएगा 2। HNO3, ये कैसे टूटता है? H+ NO3-, डालेंगे 1, हो जाएगा 2। H2SO4, ये कैसे टूटता है? ये टूटता है 2H+ प्लस SO4-। एक आयन ये और 2 आयन H+ का, तो ये 3, डाले 1, हो जाएगा 3। तिगुना का अंतर आ जाएगा आंसर में। देखिए, चार्ज कितना है ये नहीं बताता है आयन की संख्या, ये कोफिशिएंट कितना है वो बताता है आयन की संख्या। H+ का 2 आयन और 1 आयन सल्फेट आयन का, तो 2 + 1 1, 3, तो यहां पर 3 आयन आया। इसी प्रकार से H2CO3 कैसे टूटता है? H2CO3 ये टूटता है 2H+ CO3 यहां भी 3 आयन। H3PO4 बाबू डालोगे 1 और ये 3H+ और फॉस्फेट आयन ऐसे टूटता है। 3 और 1 4, तो यहां पर चौगुना का अंतर आ जाएगा। तो बहुत सारी बातें इसमें हैं। तो ये सब एसिड कभी भी रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। कोई एसिड पानी में डाल के यदि विलयन पर काम कर रहे हो तो वो रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, वहां पर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो होगा। तो ये एसिड वाला बात था। अब हम लोग बताते हैं आपको, अच्छा इसी में 1-2 केस और लिख लेना। जैसे CH3COOH, ये टूटता है CH3COO- में और H+ में। HCOOH फॉर्मिक एसिड इसको बोलते हैं, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। ये टूटता है HCOO- प्लस H+। ये नहीं भी घेरो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही घेर दिए। तो ये सब भी एसिड का केस है।
वीक एसिड का ये सब केस है, ऑर्गेनिक एसिड है, ये सब आगे हम चर्चा करेंगे सब का एक तरफ से। अब दूसरा है क्षार, इसी को हम लोग इंग्लिश में बेस कहते हैं। जैसे NaOH, ये टूट जाएगा Na+ और OH- में, डाले एक हो गया 2, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K+ OH-, डालेंगे एक हो जाएगा 2। तो इस तरह से और भी बहुत सारे एसिड्स हैं, जैसे CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, ये टूटेगा Ca++ में और 2OH- में। अब इसे हम लोग लिखने लगे तो बहुत सारा लिख सकते हैं, इसका कमी नहीं है। Al3+ 3OH-, यहाँ पर 4 आयन हो गया। तो इस तरह ये सब जो इनऑर्गेनिक बेस होता है, ये सब भी वैदिक अपघट है और यह सब भी राल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। जैसे लवण, लवण क्या है? इसी को हम लोग सॉल्ट कहते हैं। जैसे NaCl, KCl, CH3COONA, सोडियम एसीटेट इसको बोलते हैं, CaCl2, AlCl3, K4FeCN का होल 6, K3FeCN का होल 6, these all are salt। ये टूटेगा Na+ Cl-, डालेंगे एक हो जाएगा 2, ये टूटेगा K+ Cl-, डालेंगे एक हो जाएगा 2, ये टूटेगा CH3COO- Na+, डालेंगे एक हो जाएगा 2, ये टूटेगा Ca++ 2Cl-, डालेंगे एक हो जाएगा 3, ये टूटेगा अल्युमिनियम 3+ 3Cl-, डालेंगे एक हो जाएगा 4, ये टूटेगा 4K+, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, FeCN का होल 6 4-, 4 गो ये और एगो ये 5, ये टूटेगा 3K+ प्लस FeCN का होल 6 3-, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा आपको। तो ये सब भी सॉल्ट है, यह सब नियम का पालन नहीं कर पाता है। जो संख्या में परिवर्तन किया वो नियम का पालन नहीं करेगा। तो ये दूसरा केस था। अब हम लोग पढ़ेंगे केस तीसरा। जब विलय के कणों का विलयन में संगुणन हो जाए, संगुणन, एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है जोड़ना। जैसे आपको एक एग्जांपल से समझिए, CH3COOH ये है ना, इसको जब आप बेंजीन में डालिएगा ना, बेंजीन सॉल्वेंट C6H6 में, जैसे एक ग्लास बेंजीन ले लो आप, इसमें बेंजीन भरा हुआ है, इसका आप बहुत सारा मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल आप ले लीजिए, तो 10 मॉलिक्यूल को हम ऐसे दिखाते हैं, एक मॉलिक्यूल ये, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10 मॉलिक्यूल इसमें डाला हुआ है। तो जैसे ही तुम बेंजीन में डालोगे तो ये अलग अलग नहीं रह पाता है, ये ना डायमेराइज कर जाता है, 2 मॉलिक्यूल आपस में सट जाता है। तो 2 मॉलिक्यूल सट जाएगा तो ये मान लो 2 गो सट गया, 2 गो मिलके 1 हो गया, ये 2 गो सट गया 1 हो गया, ये 2 सट गया, ये 2 मिलके 1 हो गया, ये सट गया, ये 2 मिलके 1 हो गया, और ये सट गया, 2 मिलके 1 हो गया। डाले थे 10 कण, हो गया कितना कण? सट गया तो 5 कण। तो 2 को डालोगे तो ये 1 हो जाता है सट के, और ये CH3COOH का होल 2, इसको हम लोग डाइमर बोलते हैं।
द्विलक हिंदी में इसको कहते हैं, पॉलीमर चैप्टर में ये सब बढ़िया से आप समझेंगे, द्विलक। तो यहां से ये एग्जाम्पल है। इसी में यदि आप बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डालोगे ना तो भी वहां पर भी ऐसा ही बात होता है। इसको C6H5COOH को जब आप बेंजीन सॉल्वेंट में डालेंगे तो इसका 2 मॉलिक्यूल जो है ना डायमेराइज कर जाता है, ये C6H5COOH का होल 2 में बदल जाता है। देखो इस होल 2 का मतलब है कि 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गया, और ये 2 का मतलब है कि ये 2 है लेकिन अलग अलग है। यहाँ पर यहाँ पर बेंजीन सॉल्वेंट C6H6 में इसको डाला गया है। तो इस केस में भी, अब देखिए इस केस में भी राल्ट के नियम का पालन नहीं होगा। क्यों नहीं पालन होगा? हम डाले 2, हम सोच रहे हैं कि 2 होगा और अंदर में जाके वो 1 हो गया। इधर संख्या हमारे हाथ पर संख्या 2 है और विलियन में ये संख्या 1 हो गई है, तो वहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाएगा, वैल्यू घट जाएगा। तो इस स्थिति में भी राल्ट के नियम का पालन नहीं होता है। और एक चौथा केस भी है, केस 4। चलो देखते हैं। केस 4, जब विलय के कण विलयन में अभिक्रिया कर लेते हैं। जब विलय के कण विलयन में अभिक्रिया कर लेते हैं। अब देखिए जब विलय के कण विलयन में अभिक्रिया कर लेते हैं फिर भी राल्ट के नियम का पालन नहीं होता है। अब ये जो बात है ये इसको आप ऐसे समझिए, देखिए देखो आप एक बर्तन में ना पानी ले लो, ठीक है, पानी ले लीजिए और एक बर्तन में पानी लेने के बाद AgNO3 डाल दीजिए। चलिए वीडियो सही आ रहा है, टाइमिंग हम बार बार देखते रहते हैं क्योंकि ऑटो कट हो जाता है। एक बर्तन में आप क्या कीजिए, पानी भर लीजिए। तो यहां पर पानी भर लिए, चाहे जितना पानी आप लेना चाहें। अब आप क्या कीजिए, इसमें ना 2 तरह का पदार्थ डालिए। एक डाल दीजिए AgNO3, तो AgNO3 डाल दीजिए। AgNO3 डालिएगा तो जाके घुल जाएगा, ये Ag+ और NO3 में टूट जाता है। और अब आप क्या कीजिए, इसमें NaCl डाल दीजिए, ये भी अंदर में जाके टूट जाएगा, Na+ और Cl-। और जानते हो आप Ag और NaCl आपस में जबरदस्त रिएक्शन करता है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसमें अवक्षेप बनता है Ag+ और Cl का। ये Ag+ और Cl- आपस में मिलके नीचे जाके बैठ जाता है सॉलिड फॉर्म में। तो ये अभिक्रिया जैसे ही कर लेगा तो फिर बात उल्टा पड़ जाती है। तो अब देखिए कि हुआ क्या, सो देखिए। अब हम आपको थोड़ा डिटेल में इसको समझाते हैं। इसका फिगर हम यहां पर मान लो बना देते हैं। इसमें क्या क्या डाला गया है, AgNO3 डाला गया है और क्या डाला गया है, NaCl। दोनों का हम 1-1 मोल डाले हैं। तो दोनों के 1-1 मोल डालने के बाद क्या होगा, सो देखो। तुम सोच रहे हो या राल्ट ने सोचा होगा कि हम AgNO3 1 मोल डाले और NaCl 1 मोल डाले, तो 2 मोल न डाले। तो 2 मोल तो रहा नहीं, पानी में जाके ये टूट गया होगा Ag+ और NO3- में, यानी 2 कण ये, और ये टूट गया होगा Na+ और Cl- में। और इतने नहीं, ये रिएक्शन करके बना दिया होगा, Ag+ और Cl- बना दिया होगा AgCl, और AgCl पानी में घुलता नहीं है, ये सॉलिड बना के अवक्षेप बना के नीचे बैठ जाएगा, और प्लस NaNO3 एक्वस बनाएगा, ये पानी में घुला रहता है। तो जो चीज पानी में सॉलिड बन गया वो तो सॉल्यूशन का हिस्सा ही नहीं है। यदि पानी में पत्थर डाल दोगे तो क्या उसको आप विलयन कहोगे? नहीं, वो तो विलय है ही नहीं। तो जो नीचे बैठ गया हम उसको तो कंसीडर कर ही नहीं सकते हैं, और ये टूटे हुए फॉर्म में रहेगा, Na+ और NO3- के फॉर्म में। अब देखो हम सोचे थोड़ा सही करने के बाद कि 2 से 4 बना होगा, 1 2 3 4, लेकिन वास्तव में 2 ही पर काम होगा क्योंकि यह तो सॉलिड का हिस्सा है नहीं। तो अब हम यहां थोड़ा सही करके सोचे कि चलो यहां 2 से ये 4 हो गया होगा तो हम 4 पर काम करेंगे, नहीं, यहां पर 2 पर काम होगा। इत्तेफाक से आंसर सही आ जाएगा यदि आप ऐसे सोचे कि 1 मॉलिक्यूल इसका 1 मॉलिक्यूल इसका, 2 मॉलिक्यूल पर काम किया तो 2 ही है, लेकिन यहां पर रिएक्शन होकर बात कुछ और हो गई है।
तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो एक्वस लिख देते हैं ना, एक क्यू और ये सॉलिड और ये एक क्यू, इस एक क्यू का मतलब होता है जलीय, और जलीय का मतलब होता है ये जल में घुले हुए अवस्था में। ये एस लिखा हुआ है मतलब जल में ये सॉलिड बन के नीचे बैठ गया है, एक्वस जलीय, घुला हुआ। एल लिखा हुआ रहे तो लिक्विड, जी लिखा हुआ रहे तो गैस, ये ऐसा होता है इसका मतलब। तो ये इसका एक एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यदि आप के आई को HgI2 के साथ रिएक्ट कराओगे ना, तो रिएक्शन करने के पश्चात ये प्रोडक्ट बना देता है K2HgI4, ये बनाता है। और आप जानते हैं कि ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ये जो होता है ना, ये सॉलिड होता है, ये एक्वस होता है और ये भी एक्वस होता है। अब लोग सोचेगा कि हम इसका KI का 2 मॉलिक्यूल डाले हैं तो लोग 2 पर काम करेगा, ये सॉलिड है तो इसको कंसीडर करेगा नहीं। लेकिन वास्तव में ये कितना पर निकलेगा इसको देखिए, KI टूटेगा ना K प्लस में और I माइनस में, 2 लिए हैं तो 2K प्लस और 2I माइनस, तो ये हो गया 4। ये सॉलिड है तो इसको कंसीडर करेंगे नहीं, ये टूटेगा 2K प्लस और HgI4 2 माइनस। अब देखो आप, 2 ये और 1 ये 3, तो इधर कुल मिला के हो गया 3 और इधर कुल मिला के हो गया 4। हम सोचेंगे 4 कण पर, जबकि वास्तव में वो निकलेगा कितने कण पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 3 कण पर। तो अभी तक हम देख रहे थे कि किस किस स्थिति में रॉल्ट के नियम का पालन नहीं होता है। अब जब रॉल्ट के नियम का पालन हुआ ही नहीं तो क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सही आएगा? नहीं। तो यहां से एक बात स्पष्ट हो गया कि रॉल्ट का नियम हर जगह सही नहीं है। इसके लिए अब आपको एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिटेल पढ़ना पड़ेगा। अब हम आपको एक ऐसा थ्योरी बताएंगे, जिस थ्योरी कोई नया थ्योरी नहीं बताएंगे, थ्योरी सब वही रहेगा, उसी में कुछ करेक्शन कर देंगे। करेक्शन करने के बाद क्या होता है ना कि जितना भी गलती हुआ है वो सब सही हो जाता है। हम कुछ ऐसा काम करेंगे, हम कुछ ऐसा थ्योरी पढ़ेंगे जिसमें सॉलिड टूटे जुड़े या नहीं, ना टूटे ना जुड़े, कुछ भी नहीं हो, सब केस में हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू दोनों आपस में समान आएगा। लेकिन इसको हम लोग इस लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को देखिए, समझ में आए तो लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और आगे का टॉपिक में हम आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ बताएंगे, जिसमें वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम लोग अल्फा कहते हैं, वो समझेंगे। फिर वांट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे, जो कुछ बेसिक बातें हैं, ताकि इस थ्योरी को हम सही कर सकें। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि समझने में कहीं भी दिक्कत हो तो आप जरूर मैसेज कीजिए, लिखिए कि सर इस जगह पर प्रॉब्लम है। और दूसरा बात हो, देखिए, एक हम पिछले कुछ वीडियो लेक्चर में देख रहे हैं कि कुछ कुछ गलती कुछ न कुछ हो ही जाती है गलती। तो जो गलती हो जाती है उसको आप इग्नोर कीजिए, बहुत बड़ा वो मैटर नहीं है, वो बहुत बड़ा गलती नहीं है। हालांकि उसको हम लगातार कोशिश करते रहते हैं सुधारते रहें, लेकिन अकेले पढ़ाने के दरमियान कुछ कुछ बातें, कभी कभी कलम इधर उधर हो ही जाता है। तो आप उसको ज़्यादा मतलब हल्के में लीजिए, थोड़ा लाइटली लीजिए, वो सब चीज़ कोई मैटर नहीं करता है। जैसे पिछले दिन जी में जो है सो जी का जो वैल्यू आया था 980, हम शायद डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए थे, जो गलत है। अरे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो प्रेशर फोर्स का यूनिट है, जबकि जी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू सीजीएस यूनिट में वो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये सब बहुत मैटर नहीं करता है, उसके लिए वो कमेंट करना जरूरी नहीं है, आप उसको खुद सही कर लीजिए। और क्यों इसलिए सही कर लीजिए क्योंकि वीडियो एक बार अपलोड हो जाने के बाद हम उसको अब सही कर ही नहीं सकते हैं, वो कोई टेक्स्ट नहीं है ना कि एडिट करके हम उसको सही कर दें। तो आप उसको समझ लिया कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आया होगा। बाकी बात नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।